आज हम लोग देखेंगे डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्जिंग। डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्जिंग, कोई कंडक्टर को चार्ज करने का और कोई बॉडी को चार्ज करने का क्या सारे तरीके हैं। दे आर लाइक दिस, by frictional force। बाय फ्रिक्शनल फोर्स भी किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। क्लास 9 में जो लोग पढ़ रहे थे वो लोग जानते होंगे, फ्रिक्शनल फोर्स इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। दो बॉडी के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स कब होता है? जब दो बॉडी को पास पास हम रखते हैं तो इसके मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन, सरफेस के मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन दूसरे के सरफेस के मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है। एक बाइंडिंग फोर्स होता है, वो फोर्स एक को दूसरे से आगे या पीछे जाने नहीं देता है, पकड़ के रखता है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। इट्स ए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अगर हम जबरदस्ती रगड़ के ले लेंगे, जाते जाते वो इलेक्ट्रॉन्स उस ऑर्बिट से टूट के दूसरे में आ जाते हैं। अरिगेटिंग है ना। अभी मान लो कि मैं कोई एक हाथी भाग के जा रहा है और उसका टेल के साथ क्या किए, गधा का टेल को बांध दिए। अब हाथी जिधर जाएगा गधा उसका पीछे पीछे जाएगा। मान लो गधा उल्टा जाने की कोशिश करेगा, हाथी उल्टा जाने की कोशिश करेगा। हाथी अगर ज्यादा ताकत लगाया और खींच के चला गया तो क्या देखोगे, गधे का टेल जो है हाथी के पीछे लटक रहा है कि नहीं, दिखाई जाएगी नहीं उसके साथ। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। दो बॉडी को रगड़ते, उनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन हो रहा है। जोर से रगड़ दिए तो एक बॉडी दूसरे बॉडी का इलेक्ट्रॉन को छीन के अपने साथ ले लेगा। तो जो ले लेगा इलेक्ट्रॉन वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज के नेगेटिव चार्ज? नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। और जो दे देगा बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ रहा है? सो थ्रू फ्रिक्शन ऑल्सो यू कैन चार्ज। जैसे आप लोग ये कंघी को देखो, कोई कंघी को लो, जोर से इसे रगड़ो या फिर किसी लाइन के ऊपर रगड़ो, फिर देखो कि छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर लेता है। क्या होता है उसमें? स्टैटिक चार्ज फॉर्मेशन हुआ। चार्ज कैसे फॉर्मेशन हो सकता है? चार्ज के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो फॉर्मेशन कैसे होगा? हुआ यूं कि वो कुछ इलेक्ट्रॉन को ले लिया या फिर कुछ इलेक्ट्रॉन को दे दिया, तो एक के लिए पॉजिटिव चार्ज बन गया और नेगेटिव चार्ज बन गया। अब उनके बीच में अट्रैक्शन होगा। ठीक है ना। तो बाय फ्रिक्शनल फोर्स क्या है कंसेप्ट? बाय फ्रिक्शनल फोर्स, एज फ्रिक्शनल फोर्स is an electromagnetic force, therefore by rubbing two bodies against each other, the electrons of one body is pulled out by other। समझ में आया? हर केस में नहीं होगा। कोई भी दो बॉडी को बीच में फ्रिक्शन के चलते होगा क्या? नहीं होगा। मान लो इसके इलेक्ट्रॉन्स इसके न्यूक्लियस के साथ जितने स्ट्रांगली लगे हैं, इसके इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस के साथ उतने ही स्ट्रांगली लगे हैं, तो खींचेंगे तो टूटेगा क्या? अब हाथी के साथ दूसरा वाला हाथी टेल टू टेल बांधेंगे तो क्या होगा? जो नॉट था वो नॉट पे ही टूटेगा, ना इसका ना टेल टूटेगा ना इसका ना टेल टूटेगा, दोनों का टेल स्ट्रांगली लगा उनके साथ, है कि नहीं? तो अगर जैसे मैं दोनों हाथ को रगड़ूंगा तो ये चार्ज होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जिस नेचर की मटेरियल है यहाँ पर भी उसी नेचर की मटेरियल है। यहाँ का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ जैसे बंधे हुए हैं यहाँ पर भी वैसे बंधे हुए, कोई नहीं निकलेगा। तो होगा क्या? ओनली हीट विल बी प्रोड्यूस्ड। जितना रगड़ोगे उतना हीट प्रोड्यूस होगा, कोई चार्जिंग नहीं होगा। नहीं तो अगर इसे जोर जोर से रगड़ देते, चार्ज हो गया, पास लाओ देखो दोनों हाथ चिपक रहे, हाँ चिपक, ऐसा नहीं होगा। सो कौन सा मटेरियल के साथ किसको रगड़ेंगे तो कैसे चार्ज होगा, वो मटेरियल की नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। यू कैन नॉट डायरेक्टली से। हम कहेंगे सपोज प्लास्टिक को लेके ग्लास के साथ रगड़ेंगे, क्या होगा? डिपेंड करता है, दोनों का पूरा कॉन्फ़िगरेशन देखना पड़ेगा। फिर अगर होगा भी तो कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा, वो सारे सन ऑफ केमिस्ट्री बताएंगे। हमको तो वो सब चीजें मालूम नहीं है। उसके पापा है फादर ऑफ केमिस्ट्री, शिव सर, ही सन ऑफ केमिस्ट्री। तो समझ में आया क्या? वो सब जानकारी मेरे को फिजिक्स के बारे में मालूम है। जब दो चीज को रगड़ेंगे अलग अलग टाइप के चीजों को, तो हो सकता है कि देयर विल बी ए चार्ज ट्रांसफर बिटवीन द टू। समझ में आया? तो क्या लिखे?
As frictional force is an electromagnetic force, therefore by rubbing two bodies against each other, the electrons of one body is pulled out. I don't say transferred. It is pulled out. खींच के ले लेता है. Pulled out by the other. Accordingly, the bodies are equally and oppositely charged. सोचो, दो बॉडी को रगड़ दिए, दो अलग अलग ए एंड बी आर टू डिफरेंट बॉडीज. ये मान लो ये एक बॉडी है, ये दूसरा बॉडी है, ये ए है, ये बी है. इसको इधर खींच दिए, इसको इधर खींच दिए, तो दोनों के बीच में फ्रिक्शन के कारण कुछ रॉबिंग हो गया. जैसे रॉबिंग हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ. सपोज ऐसे ये इसका एन इलेक्ट्रॉन खींच के ले लिया. अब अल्टीमेटली आपको क्या दिखेगा? व्हाट इज द चार्ज ऑन ए? माइनस एन ई. व्हाट इज द चार्ज ऑन बी? प्लस एन ई. आर यू गेटिंग? दे आर गेटिंग इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस. ये नहीं कि इसमें ज्यादा हो गया इसमें कम हो गया, ऐसा हो नहीं सकता. सो दैट इज व्हाट आई हैव रिटन. अकॉर्डिंगली द बॉडीज आर इक्वल एंड अपोजिटली चार्ज. रॉबिंग के द्वारा एक बॉडी को चार्ज कर सकते हैं. आपको चाहिए कोई बॉडी को, जैसे ग्लास को सिल्क के साथ रगड़ देंगे, एक पॉजिटिव हो जाता है, एक नेगेटिव हो जाता है. लेकिन ये जितना पॉजिटिव होगा वो उतना ही नेगेटिव होगा. और कोई बॉडी को नेगेटिव चार्ज ऐसे भी कर सकते हैं, रगड़ दिए, पता चला ये देखो ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, है ना. तो चार्जिंग करने का पहला मेथड हमें समझ में आ गया, बाय फ्रिक्शन. इसमें क्या होता है? इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर डेवलप्ड. ठीक है, सबको समझ में आया? आगे बढ़ेंगे. Second method is by conduction. By conduction. बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन बनेगा आगे आगे, खाली थ्योरी को समझ लो. बाय कंडक्शन. कंडक्शन में क्या है? When a charged conductor is brought to contact with another conductor. ध्यान रखना, मैं बार बार कंडक्टर लिख रहा हूं, इंसुलेटर के साथ नहीं होता है ऐसे. another conductor, ठीक है, another uncharged conductor. uncharged conductor. तो क्या होता है? the charges are transferred to the second conductor. ट्रांसफर लिखी नहीं होगा, पार्शियली ट्रांसफर. सारा तो नहीं जाएगा, पार्शियली ट्रांसफर टू द सेकेंड कंडक्टर. क्या सबको समझ में आया? ये हम लोग देखे थे. मान लो कि ये कोई एक कंडक्टिंग बॉडी है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, इसमें एक दूसरा कंडक्टिंग बॉडी है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है सपोज. अब क्या हुआ? तो अगर हम कहेंगे इसमें है चार्ज Q और इसमें कोई चार्ज नहीं है, फिर क्या किए? इसको लाके इसके साथ टच करवाए तो दिखने में दोनों कुछ बराबर साइज के दिख रहे हैं. तो क्या होगा? चार्जेस विल नाउ पार्टली ट्रांसफर टू दिस. सारा नहीं आ जाएगा, कुछ इसके ऊपर भी रहेगा, है कि नहीं? अगर दोनों बराबर साइज के दिख रहे हैं तो हम कहेंगे, हमें मालूम है कि इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज विल एग्जिस्ट ऑन बोथ ऑफ देम, है कि नहीं? ये हम लोग देखते हैं.
So this is method is called conduction. Conduct करके गया, चार्ज इज ट्रांसपोर्ट बाय कंडक्शन। तो एक बॉडी को चार्जिंग करने का पहला तरीका हुआ सुइटेबल दूसरा बॉडी लेके रगड़ दो, चार्ज हो जाएगा। क्या मालूम तुम लोग ये चीज को कभी एक्सपीरियंस किए हो कि नहीं किए हो? मैं तो काफी बार किया हूँ। दिन भर अगर जूता पहन के घूमोगे और फिर जब घर में आओगे कहीं दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे हो, कोई मेटल बॉडी को लोगे, छचक करके स्पार्किंग होगा, हाँ डिस्चार्ज होगा, क्योंकि आपकी बॉडी में चार्ज हो गया है बिकॉज ऑफ रबिंग ऑन दी शू इनसाइड द शू। और वो चार्ज आपकी बॉडी में, जैसे आप कोई लोहे को पकड़े थ्रू दैट वो ग्राउंड हो जाएगा, यू विल गेट अ सीवियर स्पार्किंग, पूरा स्पार्किंग दिखेगा। किसी से हाथ मिला, पता चला बोला क्या है, करंट मार रहा है। कभी ऐसे हुआ एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ? यस। कैसे हुआ? अगर आप नंगे पांव घूम रहे तो नहीं होगा, जूते पहन के, वो भी लाइलॉन का जूता लेके घूम रहे होगे तो पांव पर रगड़ रहा है, दिन भर पहनने के बाद चार्ज एक्यूमुलेशन हो जाता है। वैसे चार्ज एक्यूमुलेशन होने का दूसरा रीजन भी है, अगर नंगे पांव घूम रहे हो तभी चार्ज एक्यूमुलेशन होने का दूसरा रीजन भी है, इसलिए नहीं कि खाली रबिंग से हो रहा है। कभी कभार जो पहले CRT वगैरह आता था, CRT मतलब कैथोड रे ट्यूब, बड़ा बड़ा टीवी आता था ना डब्बा जैसे, है ना, बड़ा बड़ा टीवी आता था, वो टीवी में इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन बीम आते थे कुछ पार हो जाते थे, सामने बैठ के देख रहे हो तो चार्ज आके आपके बॉडी में गिरेंगे और रह जाएंगे, चार्ज हो जाएंगे। तो आप काफी समय टीवी देख रहे हो, उसके बाद गए किसके साथ हाथ मिलाया तो पता चला उसको झटका लग रहा है, समझ में आ रहा ना? तो ये सब भी होता था, लेकिन अभी ये सब में इलेक्ट्रॉन बीम नहीं है, हाई वोल्टेज नहीं है, लो वोल्टेज का है, तो इसमें ज्यादा अफेक्ट नहीं करता। समझ में आया? तो एक हुआ बाई रबिंग, दूसरा हुआ बाई कंडक्शन। कोई बॉडी को चार्ज देना है तो दूसरा में जिसमें चार्ज है लाके इसके साथ टच करवा दो। जैसे मैं अगर आपको छोटा सा केस देता हूँ, सपोज हियर इज ए चार्ज बॉल, और ये चार्ज बॉल को लाके मैं किसी दूसरे बॉडी के साथ कांटेक्ट में लाऊंगा, दिखने में वो काफी बड़ा है। जैसे इसके साथ कंडक्ट करवा दिया, टच करवा दिया, तो क्या होगा? अब चार्ज तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा हर जगह। मान लो इसमें Q1 होगा, इसमें Q2 होगा, आपको क्या लग रहा है, Q1 ज्यादा होगा कि Q2 ज्यादा होगा? चार्ज विल बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दिस बिकॉज़ देयर इज नो शार्प एज। ये एरिया में चार्ज पर यूनिट एरिया जितना होगा, यहाँ पे भी चार्ज पर यूनिट एरिया उतना होगा, लेकिन एरिया ज्यादा है तो चार्ज ज्यादा है। तो आप कहोगे इसमें Q2 will be no doubt Q1 more than Q1, but Q2 plus Q1 will be equal to Q. Charge is not created. जो चार्ज था वही, charge is neither created nor be destroyed. Law of conservation of charge is still satisfied in the process of rubbing and by conduction. ठीक है, इसके बारे में हम लोग एलाबोरेटली पढ़ चुके हैं। हाँ दो बॉडीज में जब एक चार्ज होता है तो अनचार्ज बॉडी भी तो उसे न्यूट्रलाइज करने का कोशिश करेगा, इसीलिए तो फिर हाफ क्यों, पूरा क्यों नहीं? वही तो मैं बता रहा हूँ। आप देखो वो क्या बोल रहा है कि अनचार्ज बॉडी इसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा। कैसे कोशिश करेगा? मतलब इलेक्ट्रॉन देगा तब ना, जैसे ये इलेक्ट्रॉन देने लगेगा खुद पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं? आप किसी भिखारी को कब तक पैसा देते हो? मान लो आप एक रेगिस्तान में हो, आपके पास मान लो 100 रुपया है और आपके पास टोटल मनी उतना ही है। कोई मिला भूखा नंगा वहां पर, बाबूजी कुछ दे दीजिए, 1 रुपया दिए, 2 रुपया दिए, बिकॉज यू हैव 100 रुपीज। ऐसा कभी हुआ? देते 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 उसको 50 रुपया से ज्यादा दे दिए, पता चला आप इसके बाद आप उसके सामने भीख मांग रहे हो क्योंकि अभी उसके पास ज्यादा है। यू विल गिव मैक्सिमम अप टू 50, उससे ज्यादा दे दिए तो आपको सर ये तो ले लिया, ये तो डकैती क्या बड़ा वाला था, छीन के ले लिया, है ना, कांटेक्ट में आया, पहला फुसला के सब ले लिया। ये अगर दोनों बराबर साइज के हैं, जैसे आप अगर कोई भिखारी को देखे, मान लो कि वो पेशेंट है, सीरियस है, तो बोले ठीक है आज मैं भूखा रहूंगा, तुमको दे देता हूँ, नहीं। लेकिन ये दोनों अगर बराबर है, वो भी उतना ही हट्टा कट्टा है, आप जितने हट्टे कट्टे हो, और पैसा मांग रहा है, कितना मैक्सिमम दोगे? 100 रुपया, तो मैक्सिमम 50 दोगे, उससे ज्यादा दोगे तो आप भिखारी बन गए, वो तो देने वाला हो गया, है कि नहीं? हाँ, तो वही रहता लिमिट। समझ में आ गया? हाँ देखो कैसे ये सब चीजें फटाफट समझ में आता है। ठीक है, नाउ द थर्ड वन, थर्ड इज कॉल्ड बाय इंडक्शन। ये सबके ऊपर अभी खूंखार कोशिश करेंगे, ध्यान से थ्योरी को देखना। थर्ड मेथड इज बाय मेथड ऑफ इंडक्शन। थर्ड मेथड इज बाय मेथड ऑफ इंडक्शन। तीसरा मेथड है, ये क्या है? क्या है पहले लिख देते हैं। व्हेन ए चार्ज्ड बॉडी
charged body is brought close to an uncharged conductor, there appears or you say induces equal and opposite charges on the कंडक्टर के ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस होते हैं। शायद स्टेटमेंट बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा है। देयर अपीयर्स और इंड्यूसेस इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस ऑन द कंडक्टर। फिर भी स्टेटमेंट का मीनिंग नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे दो मीनिंग इसमें दिख रहा है। जब भी कोई चार्ज बॉडी लेके आते हैं इक्वल और ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस होता है, नहीं, ये मीनिंग नहीं है। ठीक है, क्या कहेंगे? थ्रू फिगर आई विल बेटर एक्सप्लेन। बोला कि कोई चार्ज बॉडी को लेके आएंगे किसी बॉडी के पास, क्लोज टू ईच अदर, वी आर नॉट टचिंग, वहां पर टच करवा रहे थे, ब्रॉट टू कॉन्टैक्ट। अभी कॉन्टैक्ट में नहीं ला रहे हैं, पास में ला रहे हैं। तो जो अनचार्ज बॉडी था उसमें दो किस्म की चार्ज बनेंगे, पॉजिटिव चार्ज भी बनेगा, नेगेटिव चार्ज बनेगा। जितना पॉजिटिव चार्ज बनेगा उतना नेगेटिव चार्ज बनेगा। ठीक है, जैसे आई विल शो यू, आई वुड लाइक टू रेक्टिफाई द स्टेटमेंट, क्योंकि कभी कभार इसका मतलब ऐसे निकलता है, when a charged body is brought close to an uncharged conductor, there appears or there induces equal and opposite charges on the two sides of the conductor. It will be more appropriate, two sides of the conductor। अब कोई dual meaning का स्कोप नहीं रहा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज हम कहेंगे here is a conducting body, here is a charged conductor, when it is brought close to this, तो अब क्या देखोगे, यहाँ पे क्या होगा, होता क्या है कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज दिखने लगेगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज दिखने लगेगा, ऐसे करके। So you say it is a charged conductor और ये induced charges, जितना पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा से जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, ठीक है। कोई अगर चार्ज कंडक्टर को किसी दूसरे कंडक्टर के पास लाएंगे, इसमें कितना चार्ज था, कितना था मालूम नहीं, कुछ भी था, से इज कैपिटल क्यू। तो यहाँ पे कुछ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुए, क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्जेस थे। पॉजिटिव चार्ज को पास लाएंगे तो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, नेगेटिव चार्ज को पास लाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। यहाँ पर जितना चार्ज इंड्यूस होगा उसका ऑपोजिट उधर इंड्यूस होगा। तो ये याद रखना हो सकता है आपके लिए डिफिकल्ट है। इफ यू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म इट बिकम्स इजी टू रिमेंबर। ऐसा क्यों होता है? नहीं, हाँ, ऐसा क्यों होता है? तो चलिए देखते हैं क्यों होता है। लेट अस अंडरस्टैंड।
वी आर टॉकिंग अबाउट द केस ऑफ कंडक्टर। इफ यू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ना, फिर किस केस में क्या होगा यू कैन इजीली गेस। अब क्या हो रहा है, सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट कंडक्टर। देखो मैं ध्यान से हर जगह स्पेसिफिकली लिख रहा हूं, कोई बॉडी नहीं लिख रहा हूं, कंडक्टर लिख रहा हूं। फिर ये कंडक्टर इट विल बी लाइक दिस। हाँ, एनीवन आस्किंग एनी डाउट? नो। तो इसमें सपोज हम कहेंगे ये कोई एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ये कंडक्टर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, इसको दूसरे किसी एक कंडक्टर के पास लेके आए। कंडक्टर है भैया, इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन घर में तो रहता है लेकिन घर के साथ कोई लगाव नहीं है। थोड़ा सा दूर से इसे हाथ हिला दो भाग जाता है क्योंकि कोई अटैचमेंट उसका घर के साथ नहीं है। द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दे आर लाइटली बाउंड टू द रिस्पेक्टिव न्यूक्लियस। थोड़ा सा कोई खींचेगा तो भाग के आ जाएंगे। जैसे हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखे, सारा फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स आएगा। This free electron due to this positive charge will experience a force towards right, towards left, upward, downward। किधर को होगा? Towards left। अट्रैक्ट करेगा ना, ये इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव चार्ज है तो खींचेगा इलेक्ट्रॉन, आके पहुंचेगा इधर। जैसे ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ के ये यहाँ पे आ गया, दिस बिकम्स ए पॉजिटिव चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन छोड़ चुका है, अब ये क्या कहेगा? रिपल्सन। कितना पॉजिटिव चार्ज? ये एक 1 इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिव चार्ज है, ये कितना है? 1 इलेक्ट्रॉनिक पॉजिटिव चार्ज है। तो जैसे रिपेल करेगा ये आपके पहुंचेगा ऐसे। आर यू गेटिंग? अब हर फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही खींचेगा तो हर एक इधर आने लगेंगे, लेकिन साथ साथ इधर भी चार्ज बनने लगेगा। आर यू गेटिंग? तो बताओ नेगेटिव चार्ज ज्यादा बनेगा कि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा बनेगा? ऑब्वियसली बनेगा, क्योंकि एक ही एटम डिसोसिएट होके हो रहा है। तो जितना नेगेटिव चार्ज बनेगा उतना पॉजिटिव चार्ज बनेगा। दूर में रखेंगे तो Q ज्यादा होगा कि पास में रखेंगे तो Q ज्यादा होगा? इसको अगर यहां से दूर रखेंगे इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा क्या? नहीं खींच पाएगा। कूलम्ब लॉ ना, कूलम्बिक फोर्स तो है। दूर में रखेंगे तो कम चार्ज इंड्यूस होगा, पास में रखेंगे तो ज्यादा चार्ज। सिंपल सा, समझ में आ रहा है क्या? तो ये बात हुआ। अच्छा, यहाँ पे अगर छोटा सा स्फीयर रखेंगे तो ज्यादा चार्ज इंड्यूस होगा कि बड़ा स्फीयर रखेंगे ज्यादा चार्ज इंड्यूस होगा? बड़ा स्फीयर होने से बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन मिला ना, यहाँ पर सबको खींचेगा। अरे अगर खाली यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन है तो इनको खींच रहा है, अगर यहाँ पर भी फ्री इलेक्ट्रॉन है तो इनको भी तो खींचेगा, यहाँ पर भी है तो इनको भी खींचेगा। मतलब बड़ा स्फीयर होगा तो ज्यादा चार्ज अपियर करेगा, छोटा स्फीयर होगा तो कम चार्ज अपियर करेगा। आर यू गेटिंग ऑल द कंडीशंस? तो ऐसे आपको वेरिएशन में कुछ भी पूछ सकती है, ये होगा तो क्या होगा, वो होगा तो क्या होगा, ऐसे करेंगे। ऑन दी अदर हैंड, अगर यहाँ पर जो मैं प्लस क्यू चार्ज ला के रखा और ये सब चीजें हुआ, अगर प्लस क्यू बिना रखे मैं यहाँ पे माइनस क्यू रख देता, माइनस क्यू का चार्ज लेके आता तो क्या करता? इलेक्ट्रॉन को उधर ढकेल देता। इधर होता नेगेटिव चार्ज, इधर होता पॉजिटिव चार्ज, बट इन दैट केस आल्सो यू विल फाइंड इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस विल अपीयर। अब ये चार्ज अपीयर हो गए सरफेस में, फिर मैं क्या किया? इसको लेके भाग गया। अब रह गया कौन? ये और ये कंडक्टर है। कंडक्टर के अंदर से आसानी से चार्जेस मूव कर सकते हैं, तुरंत ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। फिर आके देखो तो इसमें कोई चार्ज नहीं है। इसके इर्द गिर्द में रहते हुए इनमें चार्जेस अपीयर करते हैं, लेकिन इसको भगा लेंगे तो इसमें कोई चार्ज नहीं है। तो यहाँ पर जितना नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होता है। व्हाट इज द टोटल चार्ज इंड्यूस्ड? 0। टोटल चार्ज इंड्यूस्ड इज 0। बहुत सारी चीजें हैं कि नहीं? बहुत सारे 1 मार्क वाले क्वेश्चन इसके अंदर से बनेंगे, ध्यान से देखो, ठीक है? तो मैकेनिज्म को हम लोग थोड़ा सा ब्रीफली लिखेंगे। तो अगर आप समझ गए होगे तो याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ, तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखेंगे, क्योंकि रॉबिंग के बारे में जो बताया चाची का उसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन है नहीं, क्योंकि हर एक मटेरियल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फोर्स और सब जानोगे तो कर सकते हो। नहीं तो ये पेन को मेरे हाथ के साथ रगड़ेंगे तो पक्का चार्ज हो रहा होगा, लेकिन कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है ये बताना नामुमकिन है, क्योंकि दोनों का कॉन्फ़िगरेशन जानना है, कैसा है क्या है सब जानना है कि नहीं? क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? तो रॉबिंग के होता है, बस जानना काफी होता है, लेकिन इसमें तो बहुत सारे किस्म के न्यूमेरिकल्स होते हैं, क्योंकि ये अक्सर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मान लो कहीं एक हाई वोल्टेज लाइन जा रहा है 132 किलो वोल्ट का, देखो ना बड़े बड़े टावर लाइन्स होते हैं, ऐसे टावर लाइन्स होते हैं ना, ऐसे टावर लाइन से, और उसके ऊपर जो लाइन जाता है 132 किलो वोल्ट, मतलब 1,32,000 वोल्ट ओनली, ठीक है ना? हमारे घर में 220 वोल्ट आता है। अगर इसके ऊपर कोई पकड़ के झूल जाएगा
क्या होगा बताओ सर वो कुछ नहीं होगा। सर वो कुछ नहीं होगा, ऐसे कैसे कुछ नहीं होगा, क्यों कुछ नहीं होगा देखेंगे बाद में। खैर ये हाई वोल्टेज में जब पहली बार निकला देन इट वाज द ईयर 1994 में IISc बेंगलोर में वो लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। दे केम टू प्रेजेंट दिस। इंडिया का सबसे हाईएस्ट वोल्टेज है 4000 किलो वोल्ट, सॉरी 400 किलो वोल्ट, ठीक है, सोनभद्र में है यूपी के। तो देन आई वाज इन BHU और वो आए थे। क्या कंप्लेन था मालूम है? कंप्लेन ये था कि जो हाई वोल्टेज लाइन था उसके नीचे कोई कार खड़ा कर दिया, ठीक है। जैसे कार खड़ा हो गया, कार तो इंसुलेटर है, चार्ज जो भी होगा ग्राउंड में तो जाएगा नहीं, और कार खड़ा करके अंदर बैठा रहा वो आदमी, तो बैठा रहा तो क्या हुआ, इसमें चार्ज इंड्यूस हो गए। समझ में आ रहा? अब जैसे इसमें चार्ज इंड्यूस हो गए, आप अगर यहाँ पे खड़े हो, बढ़िया है बोल के ग्राउंड पे खड़े हो और क्या किए, एक हाथ से इसको पकड़े, तो ये चार्ज क्या होगा, थ्रू यू इट विल गो टू ग्राउंड। तो इतना ह्यूज चार्ज इंड्यूस हुआ था कि जैसे वो आदमी उतरने के लिए पांव रखा नीचे, सारा का सारा चार्ज उसकी बॉडी के थ्रू से ग्राउंड में गया, तो फ्लैश ओवर हो गया, आदमी वहीं खत्म हो गया। देन इट वाज ए प्रोजेक्ट टू फाइंड आउट व्हाट शुड बी द मिनिमम हाइट ऑफ ए 132 kV लाइन सो दैट least charge will be induced in on the vehicles going below it, so that people will not be affected, and I was a part of that when we are making all these calculations. Distance क्या कितना होना चाहिए 300 मीटर, sag कितना होना चाहिए, कितना झूलना चाहिए, ये सारा कैलकुलेशन हम लोग किए थे, बट आई डोंट टेक क्रेडिट, इट वाज ए टीम वर्क, सारे लोग मिलके उसमें काम किए थे, तो इसका ये सब चीजें निकाला गया था। मतलब इंडक्शन इज सच ए डेंजरस थिंग। समझ में आ रहा? अच्छा तो मैं बात कर रहा हूँ तो इसमें जब हम कोई पॉजिटिव चार्ज को लाके यहाँ पे रखे तो यहाँ पर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस हुआ। इंडक्शन इज पहला पॉसिबल ओनली इन ए कंडक्टर। कंडक्टर को ही आप चार्ज इंड्यूस कर सकते हो। अगर कोई लकड़ी लाके रखेंगे चार्ज इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन है नहीं। कंडक्टर में ही चार्ज इंड्यूस हो सकता है। कोई बोलेगा एक चार्ज बॉडी को दूसरे बॉडी के पास रखे, उसमें चार्ज इंड्यूस होगा क्या, और क्या कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, यू विल राइट कैन नॉट बी सेड बिकॉज़ व्हाट टाइप ऑफ बॉडी इट इज नॉट मेंशन। इफ दे आर कंडक्टर्स ओके। तो ये छोटे छोटे वर्ड की सिग्निफिकेंस को इंपोर्टेंस देना, स्कूल वाले नेगलेक्ट कर देते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, इंडक्शन इज पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ ए कंडक्टर। When a positively charged body, a positively charged body is brought close to a conductor, negative charge is induced on the conductor and equal positive charge is induced on the distant side of conductor and vice versa। क्या ये स्टेटमेंट आपको समझ में आया? जब कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी को लाएंगे किसी कंडक्टर के पास, तो negative charges will be induced on the conductor, negative charge is induced on the conductor and equal positive charge is induced on the distant phase में, ठीक है। जिस फेज में इक्वल कंडक्टर, नेगेटिव चार्ज इज इंड्यूस्ड ऑन द फेस ऑफ कंडक्टर एंड इक्वल पॉजिटिव चार्ज इज इंड्यूस्ड
ऑन द डिस्टेंट साइड ऑफ द कंडक्टर एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब अगर आप नेगेटिव चार्ज लाओगे यहाँ पर होगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर होगा नेगेटिव चार्ज। समझ में आ रहा है? ये जो पॉजिटिव चार्ज है कहां पर हुआ? कंडक्टर, मान लो कि कंडक्टर दूर तक है तो दूर पे जाके होगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 3। तो आप कहोगे इसमें चार्जिंग कैसे हुआ? बॉडी तो चार्जिंग नहीं हुआ, बॉडी तो चार्जिंग नहीं हुआ। सर क्यों चार्जिंग नहीं हुआ? अभी तो बोले कि नेगेटिव पॉजिटिव। अरे व्हाट इज द टोटल चार्ज इंड्यूस्ड? टोटल चार्ज इंड्यूस्ड इज 0। अगर हम इसको यहां से निकाल के लेंगे क्या कहेंगे ये चीज चार्ज हो गया? नहीं, चार्ज तो 0 मिलेगा। फिर चार्जिंग में क्यों लेते हैं? देखेंगे, चार्जिंग का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। पॉइंट नंबर 3, इफ सोर्स चार्ज, sorry, तो the total charge induced is 0. So if the source charge is taken away, the net charge on the conductor becomes 0. So this is not a process of charging. It is not a process of charging. ध्यान से देखना, यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीजें बताएं। तो कोई चार्ज बॉडी को लाओ पास में, ये इधर से नेगेटिव लगेगा, इधर से पॉजिटिव लगेगा, दूर ले लो फिर से 0। इट्स नॉट ए प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, दिस वे यू आर नॉट चार्जिंग दिस। लेकिन ये कंसेप्ट को यूज करके हम लोग चार्ज कर सकते हैं किसी कंडक्टर को। उसमें भी दो तरीके हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, मेथड ऑफ चार्जिंग पार्ट 1 में हम देखेंगे। सपोज हम कहेंगे कि हियर इज ए कंडक्टिंग स्फीयर, हियर इज ए कंडक्टिंग स्फीयर। ये एक स्टैंड पे रखा हुआ है, ये भी एक स्टैंड पे रखा हुआ है। ठीक है, नाउ यू ब्रिंग ए पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हियर। हुआ? फिगर से देखो, सारा चीज को लिखेंगे तो ऐसे टाइप का हो जाएगा। When I bring this positively charged body here, what I find? Negative charges will be appearing. Now they are in contact, so behaving as a single conductor. तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे तो आएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। आ गया? अब ये दोनों को दूर ले लो, दूर ले ले तो इसका जो नेगेटिव चार्ज था जाएगा कहाँ? वो तो रह गया उसमें। इसमें जो पॉजिटिव चार्ज था उसमें रह गया। अगर इन दोनों को दूर लेने की बजाय अकेला इसको दूर ले लेते तो रिजल्टेंट क्या हो जाता? 0। लेकिन अभी अगर इन दोनों को सेपरेट कर दिए, इसके बाद इसको रखो या ले लो, क्या फर्क पड़ता है? दोनों में चार्ज आ गया कि नहीं? इसमें कुछ नेगेटिव चार्ज आ गया, उसमें कुछ पॉजिटिवली चार्ज आ गया। समझ में आ रहा है? तो ये हुआ एक तरीका जिसमें आप दो बॉडी को चार्ज कर सकते हो विथ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। हाँ, इसको प्लस माइनस क्यू दे दिए, इसको प्लस क्यू दिए, दो ठो बॉडी को चार्ज कर लिए एक साथ। समझ में आया क्या? तो स्टेप्स क्या हुआ? स्टेप्स हुआ, स्टेप नंबर 1 में, हाँ, वो उसको हटाएंगे तो वो चार्ज निकल क्यों नहीं जाएगा? निकल के कहाँ जाएगा? नहीं मतलब वो न्यूट्रलाइज क्यों नहीं हो जाएगा दोनों स्फीयर में? अरे हटा देंगे तो फिर तो इसमें नेगेटिव रह गया, पॉजिटिव के पास जाएगा कैसे? आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू अंडरस्टैंड। अगर ये दोनों को अलग कर देंगे, अगर ये दोनों को अलग कर देंगे तो जो पॉजिटिव चार्ज था इसमें हो जाएगा कहाँ? उसका पॉजिटिव चार्ज है मतलब क्या हुआ? उसका इलेक्ट्रॉन को ये ले लिया है कि नहीं? जब जैसे दूर ले लेंगे इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन कमी रह गया है ना, तो ये पॉजिटिव रह जाएगा, ये नेगेटिव रह जाएगा। तो स्टेप्स क्या लिखेंगे इसमें? स्टेप्स क्या लिखेंगे स्टेप नंबर 1 में? स्टेप नंबर 1 में लिखेंगे पुट टू कंडक्टर्स इन कॉन्टैक्ट। स्टेप 1, put two conductors in contact. Step 2, bring source charge
close to them. Step 3, separate the two conductors. और डिटैच, सेपरेट और डिटैच, जो भी लिखो, डिटैच द टू कंडक्टर्स. स्टेप 4, रिमूव द सोर्स चार्ज. रिमूव द सोर्स चार्ज. क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रहे हैं कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है? सिंपल तो है नहीं? तो ये हो गया स्टेप 1. ये स्टेप 1 पुट टू कंडक्टर्स इन कंडक्टर हो गया. ये हो गया स्टेप 1. ठीक है. स्टेप 2 में क्या है? स्टेप 2 में है कि ब्रिंग सोर्स चार्ज कॉन्टैक्ट. ये हो गया स्टेप 2. डिटैच. नाउ तीसरा स्टेप में स्टेप 2 था ये. ठीक है. स्टेप 3 में क्या किया? स्टेप 3 में मैं दोनों को एक दूसरे से अलग अलग कर दिया. अब हुआ क्या? इसका नेगेटिव चार्ज इसके पास है, इसका नहीं सॉरी, इसका नेगेटिव चार्ज इधर है और इसके पास जो पॉजिटिव चार्ज था वो इधर है. क्योंकि अभी भी सोर्स चार्ज यहाँ पे बैठ के उनके ऊपर नजर रखा है. ये अभी भी उनके ऊपर फोर्स दे रहा है. नेगेटिव चार्ज को खींच रहा है, पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रहा है. अभी हाल ऐसा है. देन वी गो फॉर स्टेप 4. स्टेप 4 में क्या हुआ? रिमूव दी सोर्स चार्ज. अब इसको भगा देंगे. इसमें कुछ नेगेटिव चार्ज है. क्या चार्ज ऐसे ही रहेगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाए. अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. नाउ स्टेप 4 में क्या हो गया? स्टेप 4 में यू फाइंड सोर्स चार्ज इज रिमूव्ड and negative charges are uniformly distributed on these and the positive charges are uniformly distributed on these. पहले तो एक साइड में हुआ करते थे. समझ में आया? ये कौन सा स्टेप हो गया? स्टेप 4, जिसमें हम क्या किए? सोर्स चार्ज को भगा दिए हैं, भगा दिए यहां से. तो बाकी चार्ज ऐसे हो गया. इसमें अगर नेगेटिव चार्ज हुआ -q, इसमें होगा. समझ में आया क्या? नाउ यू आर एबल टू चार्ज टू डिफरेंट बॉडीज बट यू आर गिविंग इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस. नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसी मुंडी हिला रहे हो कि मुंडी हवा में हिल रहा है? समझ में आ रहा है? तो बताओ बताओ. विकृति को पूछते हैं. मेरा नाम विकृति नहीं है. तो कैसे पता चला तेरा नाम विकृति नहीं है? तो तुमको ही पूछे. हम तो पूछे, हम विकृति को पूछते हैं. तो बताओ, अगर ये छोटा बॉल होता, ये बॉल बड़ा बॉल होता, तो क्या तब भी दोनों में बराबर चार्ज इंड्यूस होते कि अलग अलग चार्ज इंड्यूस होते? सोचो, मैकेनिज्म को सोचो. ये बॉल छोटा है, ये बॉल बड़ा है, इसको लाके इसमें रखे. इसमें कुछ चार्ज हुआ नेगेटिव चार्ज, इसमें कुछ पॉजिटिव चार्ज हुआ. रहने दो. इसमें कुछ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ, इसमें कुछ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ. नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा कि पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा कि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा? बराबर होगा. क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज आया कहां से भाई? यहां से इलेक्ट्रॉन को लेके आ गया तो ये पॉजिटिव बन गए हैं. कहां से एक्स्ट्रा पॉजिटिव आएगा? टोटल चार्ज कैन neither be created nor be destroyed. So law of conservation of energy is applicable in all the three processes of charging. May it be robbing, may it be conduction, may it be induction. तीनों केस में law of conservation of charge is applicable. तो ये जो मेथड ऑफ चार्जिंग का पार्ट 1 हम लोग देखे, ये है ना. तो दोनों दो बॉडी को रखो, चार्ज करो और ले लो. बहुत सारे वेराइटी के क्वेश्चन आएंगे आगे हम देखेंगे. पार्ट 2 देखेंगे, चार्ज करने का दूसरा तरीका. हो गया. इसको मैं मिटाऊं.
So here देख रहे हैं the charging by induction part 2. Here is a conducting body. कोई इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर ये खड़ा हुआ है और हम क्या किए, एक पॉजिटिव चार्ज को इसके बगल में लाके रखे, पॉजिटिव चार्ज को लाके इसके बगल में रखे, तो पक्का इसमें इंड्यूस होगा चार्जेस। आप जानते हो कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, जितना नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, है कि नहीं? जितना नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा उतना पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। और ध्यान रहे कि ये जो चार्जेस है दे आर ऑल फ्री चार्जेस, ये तो इनके फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, इनको कोई भी बुलाते हुए भाग जाता है कि नहीं? अब ये चॉकलेट दिखाया, ये आ गया, बगल से कोई अगर उसको केक दिखाएगा तो उसके साथ भाग जाएगा, है कि नहीं? ये तो फ्री है। अब चॉकलेट इसको पान नहीं सकता, केक वाला बड़ा अट्रैक्शन होता है, जल्दी भाग जाएगा। कोई बोलेगा मूवी दिखाएंगे तो और भाग जाएगा, है कि नहीं? अब क्या है, अभी अगर ये ऐसे ही रहेगा, हम ये चार्ज को दूर भगा लेंगे, ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है। इस चार्ज को अगर दूर भगा देंगे तो क्या होगा, अब इसको तो कोई खींचने वाला है नहीं, और ये जाके अपना ये पॉजिटिव चार्ज के साथ जैसे घर बैठाए थे ऐसे घर बैठा लेंगे, क्या करने, वही रहना है ना, जीना यहाँ मरना यहाँ, तो दोनों मिलके फिर से न्यूट्रलाइज हो गए। लेकिन ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये अभी रो रहे हैं, क्यों? क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉन उसको छोड़ के भाग गए, आ नहीं रहे, ये तो खींच के रखा, उनको छोड़ नहीं रहा, बाहरी अट्रैक्शन है। अभी अगर हम ये एंड को ग्राउंड के साथ जोड़ देते हैं तो क्या होगा, इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इनका इलेक्ट्रॉन भागे, अब ये क्या करेंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू करेंगे। हम लोग पढ़ चुके हैं चार्जिंग में पहला क्लास में, तो इलेक्ट्रॉन्स आने लगेंगे, कब तक, जब तक ये न्यूट्रलाइज नहीं हो जाता है। तो जैसे हम स्विच ऑन करेंगे, व्हाट विल हैपन टू दिस चार्ज, जीरो, चार्ज यहाँ पे हो जाएगा जीरो, रह गया कौन, ओनली नेगेटिव चार्ज, है ना। अभी अगर हम स्विच को खोल देते हैं, खोल दिए, चार्ज के दिए, न्यूट्रलाइज हो गया, कनेक्ट किए, न्यूट्रलाइज हो गया, फिर स्विच को खोल दिए, इसमें नेगेटिव चार्ज है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज को अभी भगा देंगे, नेगेटिव चार्ज दौड़ के जाएगा अपना घर, देखा कि अपना घर तो कोई दूसरा बस गया है कि नहीं, और घर में कोई नहीं है रखने वाले, कि घर वाले तो दूसरों के साथ घर बैठा दिए, जाएगा और चारों तरफ ऐसे घूमते रहेगा, ये क्या हुआ, समझ में आया? तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये उसके मतलब बॉडी विल बी नेगेटिवली चार्ज, बट बी केयरफुल अबाउट द स्टेप्स। अगर मैं स्विच को कनेक्ट करता हूं तो ये न्यूट्रलाइज होता है, उसके बाद ये पॉजिटिव चार्ज को भगा लेता हूं तो क्या हो गया, इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन रह गए, बट दिस इज नाउ नेगेटिवली चार्ज बॉडी। एनी चार्ज बॉडी कनेक्टेड टू ग्राउंड गेट्स न्यूट्रलाइज्ड, इलेक्ट्रॉन विल गो टू ग्राउंड। व्हाट विल द फाइनल चार्ज ऑन दिस स्फीयर, सो सीक्वेंस में याद रखना है कि पहले डिस्कनेक्ट करो फिर इसको भगाओ, पहले भगाओ फिर डिस्कनेक्ट करो तो कुछ नहीं मिलने वाला। आर यू गेटिंग? स्टेप समझ में आ रहा है ना? सीक्वेंस मस्ट बी फॉलोड, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे यहाँ पर स्टेप्स लिखे थे वैसे इसके लिए भी स्टेप्स लिखेंगे। लॉजिक समझ में आ गया? फिर से थोड़ा सा जल्दी रिपीट कर देता हूँ। प्रोसेस है, कोई एक चार्ज बॉडी को किसी कंडक्टर के पास लाया जाए, ऑपोजिट इक्वल चार्जेस विल बी इंड्यूस्ड। नाउ द फार एंड ऑफ दिस conductor will be connected to ground. When it is connected to ground, they being free charges will pull electrons from ground and will get neutralized. Ultimately there are only negative charges. Now disconnect the switch connection here or ground connection here and remove the positive charge. Only negative charges will appear here. अगर कोई बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रिंग ए नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पर हो जाएगा नेगेटिव, ग्राउंड के साथ जोड़ो, दे आर फ्री चार्जेस, दे विल गो टू ग्राउंड। फिर डिस्कनेक्ट करो, फिर इसको ले लो। अगर बिना डिस्कनेक्ट किए इसको भगा दिए तो क्या चार्ज मिलने वाला है, जीरो। ये चीज याद रखना। आर यू गेटिंग एवरीथिंग? तो लिखेंगे स्टेप्स क्या, तो स्टेप्स के साथ साथ फिगर लिखेंगे। स्टेप वन ब्रिंग ए पॉजिटिव चार्ज near a conductor, तो कोई पॉजिटिव चार्ज है कंडक्टर के पास लाए, कंडक्टर के पास लाए तो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ। चार्जेस will be induced on the conductor
चार्जेस विल बी इंड्यूस्ड ऑन दी कंडक्टर, दिख रहा है। अच्छा, हम क्या किए, एक पॉजिटिव चार्ज ला के रखे हैं, इधर माइनस क्यू उधर प्लस क्यू हुआ है। स्टेप नंबर 2, connect the far end of the conductor, far end of conductor with ground। फार एंड को, कंडक्टर को ग्राउंड के साथ जोड़ दिए। ध्यान से देखना, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो गया है और जैसे आप इसको ग्राउंड के साथ जोड़ दिए, अब यहाँ पर कौन सा चार्ज दिखाएंगे, हम ग्राउंड के साथ जोड़ चुके हैं, कौन से चार्ज दिखाएंगे, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं, इलेक्ट्रॉन आके न्यूट्रलाइज हो गया होगा। समझ में आया क्या? तो क्या कहेंगे, फार एंड पॉजिटिव चार्जेस आर न्यूट्रलाइज्ड। कनेक्ट द फार एंड ऑफ कंडक्टर विद ग्राउंड। तो इफेक्ट में क्या लिखेंगे, इफेक्ट में होगा फार एंड चार्जेस, फार एंड इंड्यूस्ड चार्जेस आर न्यूट्रलाइज्ड, चार्जेस जो है आर न्यूट्रलाइज्ड। क्या मैं सबको ठीक ठाक समझा पा रहा हूं? एकदम बढ़िया से समझ में आ रहा है। स्टेप नंबर 3, आई गो टू स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में क्या किया, हमें क्या करना है बताओ मुझे, इसको चार्ज करना है। अभी मेरे पास 2 स्टेप बाकी है, एक हुआ सोर्स चार्ज को भगाना है, दूसरा है ग्राउंड कनेक्शन खोलना है। तो पहले क्या करेंगे, ओपन द ग्राउंड कनेक्शन। स्टेप 3 वेरी इंपॉर्टेंट, disconnect the ground connection, disconnect the connection to ground, disconnect the connection to ground। तो क्या हो गया, अब ये था पॉजिटिव चार्ज, ये था नेगेटिव चार्ज, अब ग्राउंड का कनेक्शन टूट गया है, खुल गया है, ये इसमें सिर्फ नेगेटिव चार्ज है। स्टेप 4, remove the source charge, remove the source charge Q, source charge Q को भगा दिए। इफेक्ट में क्या मिलेगा, कंडक्टर इज नेगेटिवली चार्ज्ड। So once you understand the mechanism, you can guess every case। कुछ भी रट्टा मारने वाला चीज नहीं है। समझ में आया? There are 2 methods। एक हुआ 2 कंडक्टर को कांटेक्ट में रखो, चार्ज होने के बाद दूर कर दो, दोनों चार्ज हो गए। दूसरा हुआ आउटर एंड को आप ग्राउंड के साथ जोड़ो, ग्राउंड कनेक्शन खोलो, फिर सोर्स को भगाओ वहां से। So these are the different methods of charging the conductor। समझ में आया क्या? ठीक है, पूछिए। फार एंड की जगह अगर नियर एंड में कनेक्ट कर दें, चलो यही तो पूछा, कोई तो पूछा नहीं। पूछे सर फार एंड को क्यों कनेक्ट कर रहे हैं, नियर एंड को क्यों नहीं कनेक्ट कर रहे हैं? ये भी तो फ्री चार्ज है। मैं सोचा कि कोई पूछे तो बता, नहीं तो क्या जबरदस्ती अपनी तरफ से कितना देते जाए, नहीं ज्यादा नहीं देते ना। अब नियर एंड के जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे क्यों है, क्योंकि ये पकड़ के रखा है ना। ग्राउंड के साथ जोड़ेंगे तो ये छोड़ेगा तब ना, वो न्यूट्रलाइज होने की कोशिश करेंगे। तो इसको देख के बैठे हुए जाएंगे क्या, नहीं जाएंगे। तो ये ग्राउंड में न्यूट्रलाइज कब होंगे, जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, जो लाइटली बाउंड है टू द न्यूक्लियस। ये तो इसके साथ बंधे हुए पकड़ के रखा है, तो न्यूट्रलाइज होगा। ये एंड को अगर ग्राउंड के साथ जोड़ेंगे, न्यूट्रलाइज होगा चार्ज, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अभी यहाँ पर 2 दे 3 चार्जेस, लेकिन ये इसके चुंगल में है, इसके फील्ड में उसको पकड़ के रखे हैं। समझ में आ गया ना। इसलिए फार एंड वालों को हम न्यूट्रलाइज करते हैं क्योंकि ये दूर में है। ठीक है, हाँ, तो ये बात हुआ। स्टेप नंबर 4 में रिमूव द सोर्स चार्ज Q, कंडक्टर इज नेगेटिवली चार्ज। सिमिलरली कोई कंडक्टर को पॉजिटिवली चार्ज करना होगा तो व्हाट आर द स्टेप्स, ब्रिंग ए नेगेटिव चार्ज क्लोज टू द कंडक्टर, connect the far end of the conductor to ground, then disconnect the ground connection, then take away the negative charge, you get the conductor is positively charged। समझ में आया क्या? ठीक है। अब कितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, कितना कम पॉजिटिव चार्ज होगा, दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन इसके कितने नजदीक रखे। वो जो चीज हम लोग पहले डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन सारा चीज को तुम्हारे लेवल में देना नहीं चाहता हूँ, हल्के में बता दिया थोड़ा सा कि इसमें ज्यादा चार्ज इंड्यूस होने के लिए कंडीशन क्या है, पास रखो।
नहीं, जितने पास रखेंगे उतने ज्यादा चार्ज इंड्यूस होगा, दूर रखेंगे कम चार्ज इंड्यूस होगा, ऑब्वियस है कि नहीं। तो दैट वे यू कैन इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। लेकिन क्या कभी ऐसे हो सकता है कि यहाँ पे जितना चार्ज है उतना ही इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो गया? नहीं हो सकता, और हो भी सकता है डिपेंडिंग अपन ये जो कंडक्टर है कैसे रखा गया है। अगर हम कहेंगे आपकी लेवल का नहीं है, थोड़ा सा मैं आउट ऑफ द टॉपिक जा रहा हूं, अगर ये कोई पॉजिटिव चार्ज है उसके चारों तरफ कोई कंडक्टर के अंदर इसको अगर रख देंगे, होलो कंडक्टर के अंदर, तो ये चारों तरफ से खींच के उतना ही नेगेटिव चार्ज कर लेगा। ये प्लस क्यू था तो यहाँ पे माइनस क्यू हो जाएगा अगर किसी कंडक्टर के अंदर रख देंगे, चारों तरफ से खींच देगा। लेकिन बाहर रखेंगे तो खींच नहीं पाएगा। समझ में आया? So when a source charge is kept inside a hollow conductor, the charge appearing on the hollow conductor will be equal to and opposite to the source charge. समझ में आया? तो बहुत ज्यादा चीज बता देंगे, आप लोग फंस जाओगे। बुक में जितना है उसका थोड़ा सा हाई लेवल बताया आपको, एनटीएससी वगैरह में, केवीपी वगैरह में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। कोई कंडक्टर के अंदर रहेगा तो क्या होगा, ये फिर राम कहानी है बहुत लंबा, जिसको क्लास 12 में पढ़ने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो सब चीज भी देखेंगे, लेकिन फिलहाल तो हम लोग जितना चाहिए उसे थोड़ा सा ऊपर करके ले रहे हैं। इज इट अंडरस्टूड? हाँ,